हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का पार्ट, जो हमारा पार्ट 2 या फिर लेक्चर 2 होने वाला है आज। तो कल के वीडियो में मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के इन सेंस बहुत ही ज़्यादा अपना गला फाड़ फाड़ के आपको पढ़ाया था, क्योंकि मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ थी और उसका वॉइस रिड्यूस करने के लिए मुझे वीडियो में बहुत ज़्यादा ज़ोर से बात करनी पड़ी थी। और शायद उस वीडियो को जिन्होंने फुल वॉल्यूम पे अपने ईयरफोन में सुना होगा, उनके कान तो फट ही गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। एंड उस वीडियो में वैसे भी व्यूज़ बहुत कम हैं, तो आई एम थिंकिंग राइट नाउ कि आई विल चेंज दैट वीडियो, मतलब मैं कोई और वीडियो बना के रिप्लेस कर दूँगी। देखते हैं। तो अभी हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का जो पोर्शन है उसके साथ। अगर इस वीडियो में सॉरी ओके, सो अगर इस वीडियो में मैं मतलब ये पार्ट 2 होने वाला है, और पार्ट 2 में बेसिकली क्या कर रही हूँ, हमारा जो ग्लास जार हैचरी है ना, उस टॉपिक को मैं सोच रही हूँ कि मैं एनिमेटेड एक मतलब आपको ना उसको थोड़ा सा इमेजिनेशन से पढ़ना होगा, क्योंकि वो एक टाइप से स्ट्रक्चर है वगैरह वगैरह। तो ये पार्ट ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाला है, ग्लास जार हैचरी वाला, अगर आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो। क्योंकि हमने ग्लास जार हैचरी का पार्ट छोड़ के ये पार्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एक्स। तो ये पार्ट जब हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ग्लास जार हैचरी का जो पार्ट है वो विल बी लेक्चर 2 या फिर लेक्चर 3। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली मैं आपको बता दे रही हूँ कि लेक्चर 1 हमने अपलोड कर दिया है, फोर्थ चैप्टर का लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। लेक्चर 2 जो होने वाला है वो शायद मैं ग्लास जार हैचरी लूँ और उसके बाद में ये वाला पोस्ट करूँ, या फिर मैं इसको लेक्चर 3 उसको नाम दे दूँ अपने ग्लास जार हैचरी वाले को। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, क्या भाई क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहते हो भाई, तो डोंट वरी, आपको सिर्फ इतना समझना है कि शायद से मैं टॉपिक को थोड़ा शफल कर दूँ, मतलब मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे कर दूँ, बट पूरा चैप्टर कवर होगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एक्स में बात करेंगे। तो मानो कि आपका जो इनर हापा है एंड आपका जो आउटर हापा है, मतलब आपके दो हापा होते हैं। इनर हापा में आपने आपके एक्स रखे हैं, तो उनको आपको काउंट करना है। सो फॉर काउंटिंग ऑफ एक्स, टी स्ट्रेनर और कप विथ परफोरेटेड बॉटम इज़ यूज्ड। मतलब आपको एक क्वांटिटी आपको पता है चाहिए होगी। अगर आपको मानो, आपको अज्यूम करो, आपको चाहिए पता करना है आपको कि आपका इनर हापा में ऑलमोस्ट कितने सारे एग प्रेजेंट है, कितना एग का प्रेजेंस है। तो उनका आपको नंबर काउंट करने के लिए आपको टी स्ट्रेनर का यूज़ करना है, या फिर कप जो कि क्या है परफोरेटेड बॉटम जिसका है वो यूज़ करना है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे 3 सैंपल लेंगे एक्स के। मतलब मानो फर्स्ट टाइम मैंने एक सैंपल लिया, सेकेंड टाइम मैंने एक सैंपल लिया और थर्ड टाइम हमने एक सैंपल लिया, मतलब ऐसे हमने 3 सैंपल इन टोटल लिए। तो 3 सैंपल्स ऑफ एक्स टेकन फ्रॉम द काउंटिंग, मतलब हम काउंटिंग करके 3 सैंपल्स ले लेंगे ऑलमोस्ट सेपरेटली टू डिटरमाइन द एवरेज नंबर ऑफ एक्स होल्ड बाय ईच कप। तो अभी हमारे इन टोटल कितने, हमने 3 बार सैंपल ली, उसमें इन टोटल कितने अमाउंट ऑफ एक्स एक एक सैंपल में होल्ड हुए हैं। ओके, ये हमको चेक करना है। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स प्रेजेंट जो थे वो इनर हापा में, वो कैसे फाइंड करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एक्स आर देन वर्कड आउट बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज नंबर ऑफ एक्स इन ईच सैंपल कप विद द नंबर ऑफ कप्स ऑफ एग। इमेजिन करो अगर आपने 4 सैंपल लिए हैं तो कितने आपने सैंपल लिए हैं और उनमें टोटल कितने एग्स है, यही तो आपका टोटल नंबर ऑफ एग्स होगा। अगर आप 10 सैंपल ले रहे हो तो 10 सैंपल्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एग, एवरेज जो नंबर ऑफ एग है एक एक सैंपल में कितने हैं, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो आपका टोटल नंबर ऑफ एक्स होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि इमेजिन आपके यहाँ पे इन टोटल 10 एक्स प्रेजेंट है अपने इसमें, मतलब क्या अपने यहाँ पे, मतलब क्या थोड़ा सा शॉर्टकट वे अपना अप्लाई कर रही हूँ, मेरे थोड़े से फीलिंग्स समझो। फीलिंग्स मतलब आपके ये जो, मतलब मैं जो कहना चाहती हूँ, मैं इस चैप्टर के बारे में या फिर इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करती हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाना चाहिए कि मैं क्या बात करूँगी, इसमें मतलब क्या, तो आपको दिमाग में फटाफट से आ जाना चाहिए। इसमें मतलब किस में, आपके घर की जो चाय पीने वाला कप है उसमें नहीं, ऑफ कोर्स आपका जो हैचिंग हापा है उसमें। और हैचिंग हापा का कौन सा वाला पार्ट, इनर हापा, क्योंकि ये मैं डिटेल में पहले ही फिर बता देती हूँ कैसे
ये आपको जानना है कि मैंने डिटेल में कैसे बताया था, कब बताया था, तो इसके लिए आपको डेली आपको जितने भी चैप्टर के लेक्चर्स होते हैं वो पूरे फ्रिक्वेंटली देखने पड़ेंगे, पीरियडिकली देखने पड़ेंगे, एकदम यूनिफॉर्मली, ऐसे नहीं कि किसी भी रैंडम से लेक्चर में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वगैरह होता है। अगर आपको वो पता चल गया होगा तो आपको ये वाला चैप्टर का ये जो पोर्शन है ये क्या कहना चाहता है ये ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल है। प्रीवियस लेक्चर से ही कुछ ना कुछ थोड़ा कनेक्टेड होता है। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको फिर समझ में ही आ जाता है। तो सबसे पहले अभी हम हमारे पॉइंट पे चलते हैं। तो पॉइंट में ऐसा था कि यहाँ पे इमेजिन करो कि 10 एग्स है आपके, 10 आपके अंडे हैं। ओके, अब आपने क्या किए, ऑलमोस्ट लेट इट बी 50। ओके, सो 50 एग्स है। अभी आपने क्या किया, 3 बार सैंपल लिया। 3 बार सैंपल लेने के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई टुक सैंपल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हापा का जो पोर्शन है। सेकेंड टाइम मैंने सैंपल लिया और थर्ड टाइम मैंने सैंपल लिया। तो टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल कितने हैं, नंबर ऑफ़ सैंपल जो है आपके, नंबर ऑफ़ SA मतलब सैंपल, SAM। अब आप थोड़ा समझो, SAM, तो नंबर ऑफ़ SAM जो थे हमारे वो 3 हैं अभी। ओके, नंबर ऑफ़ SAM 3 हैं और इनके अंदर इंडिविजुअली कितने एक्स है, तो इसके अंदर मानो इमेजिन एवरेज नंबर में 5 आ गया, इसके अंदर में एवरेज 5 आ गया और इसके अंदर 5 आ गया। तो अभी टोटल नंबर ऑफ़ एक्स मतलब क्या, कितने बार सैंपल लिए, 1 2 3, कितने बार एक्स लिए, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3 सैंपल्स। सॉरी, कितने बार सैंपल लिए, वो थे हमारे 3 सैंपल लिए हमने, 3 बार सैंपल लिए, तो दैट इज़ 3 सैंपल, मतलब 3 बार सैंपल लिए ना। यहाँ पे इतने बहुत सारे एक्स फैले थे, कितने एक्स फैले थे हमको इसका नंबर भी पता है, तो इतने इतने एक्स फैले हुए थे, इस एक्स के हमने सैंपल लिए। हमने कितने सैंपल लिए, 3 सैंपल लिए। 3 सैंपल में एक एक सैंपल में इंडिविजुअली 5 एक्स प्रेजेंट है। अब वो कुछ कितने भी एक्स हो सकते हैं, ऐसा मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा आपको ईजी पढ़ने के लिए मैंने बताया। ज़रूरी नहीं, हो सकता है यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे ये हो, सिर्फ तीनों का मिला के, तीनों सैंपल का मिला के 50 आना चाहिए। दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो 50 एक्स में से हमने 3 बार सैंपल लिया। 3 बार सैंपल लेने के बाद हमको क्या हुआ, कुछ एक इंडिविजुअल सैंपल में कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एग मिला। तो टोटल नंबर ऑफ़ एग क्या होगा, आप कैसे बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ़ एक्स मतलब आपने कितनी बार सैंपल लिया। आप देखो, हम एक बार कैलकुलेशन करेंगे, अगर आपका मैथ्स अच्छा हो तो। कितनी बार सैंपल लिया हमने वो इम्पॉर्टेंट है। 3 बार सैंपल लिया हमने, पहले एक कप से लिया, फिर दूसरे कप से, तीसरे कप में, और हर एक इंडिविजुअल कप में कितना आया, 5 एग आया। इंडिविजुअल एवरेज अमाउंट ऑफ एग, हर एक कप में कितना एवरेज अमाउंट ऑफ एग प्रेजेंट था, दैट हमने लिखा, ये 5 आया। एंड दैट इज़ इक्वल टू हमने बोला टोटल नंबर ऑफ़ एक्स प्रेजेंट। तो अभी आप खुद सोचो, खुद बताओ, 5 इंटू 3 कितना होता है, दैट इज़ 50 होता है। तो क्या हमारा टोटल नंबर ऑफ़ एक्स करेक्ट नहीं आ रहा है, क्या आपका जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट नहीं आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो यही आपको यहाँ पे दिया गया है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ एक्स, जिसको हम अभी इस सी लेटर से डिनोट करेंगे दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एक्स इन ईच सैम्पल, हर एक सैम्पल में कितने एक्स प्रेजेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन। अभी ये जो नंबर ऑफ़ एक्स प्रेजेंट है इस सैम्पल में, इसको ए भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, जैसे हमने बोला टोटल नंबर ऑफ़ एक्स को हम सी लिख सकते हैं, टोटल कर रहे हैं इन टोटल एक्स की। नंबर ऑफ़ एक्स प्रेजेंट इन ईच सैम्पल, जितने भी हम सैम्पल लेंगे उसमें एक एक सैम्पल में कितने नंबर ऑफ़ एक्स प्रेजेंट है वो हो गए हमारे, हम जिसको डिनोट करेंगे ए से। और नंबर ऑफ़ कप्स फुल ऑफ़ एक्स मतलब हमारे कितने सैम्पल है इन टोटल, कितने हम सैम्पल ले रहे हैं। नंबर ऑफ़ कप्स मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ कितने कप्स हम ले रहे हैं। अब वो फुल ऑफ एग हो, हाफ ऑफ एग हो, वो हमको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि उसका जो भी वैल्यू है वो तो हमको यहाँ पे दे ही रखा है उन्होंने। हमको सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ़ कप्स हम ले रहे हैं वो लेना है। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था एग्जांपल कि 50 एक्स है, इसमें से हमने लिए 3 सैम्पल। मैं 10 बार बता रही हूँ एक ही चीज़ को, फिर से आप अच्छे से सुनो। ओके, तो देखो 50 एक्स है, 50 एक्स में हमने क्या किया, 3 सैम्पल लिए। 3 सैम्पल लेने के बाद हमको क्या हुआ, पता चला कि 3 सैम्पल मतलब हमने इन टोटल नंबर ऑफ़ कप्स कितने लिए, फुल ऑफ एक्स, भरे हुए एक्स से, ये तीनों के तीनों सैम्पल एक्स से भरे हो गए जब हमने सैम्पल लिए तब। अब हर एक सैम्पल में कितने एक्स है, वो था आपका यहाँ पे, जो कि था नंबर ऑफ़ एक्स इन ईच सैम्पल, दैट इज़ 5 इंटू 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 15। ये आपका टोटल वैल्यू भी सेम है और ये भी सेम है। और इसको हमने बोला ये है आपका सी, ये है आपका ए और ये है आपका बी। सो यहाँ पे शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहें तो सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी, ईजी पीजी। ओके,
अभी इस तरीके से हमारा ये टॉपिक ही ख़त्म हो जाता है, जो भी आपका था क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ एक्स। नंबर ऑफ़ एक्स होल्ड बाय ईच कप जो थे, अभी यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है। चलो अभी सपोज ओके, इमेजिन करो नंबर ऑफ़ एक्स होल्ड बाय ईच कप, मतलब आपने सैम्पल लिए हैं। इमेजिन आपने टोटल नंबर ऑफ़ कप्स कितने से, अब देखो अच्छे से सुनो, फिर से अच्छे से सुनो क्या बोला गया है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ सैम्पल कप्स फुल ऑफ एक्स, मतलब इन टोटल आपके कितने सैम्पल आपने लिए हैं या फिर कितने सैम्पल है यहाँ पे प्रेजेंट जो कि फुल ऑफ एक्स है। अब ये एक्स कितने हैं हर एक इंडिविजुअल कप में, ये वैल्यू दिया है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नंबर ऑफ़ एक्स होल्ड बाय ईच कप, ये है 5000। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 5000। बट सैम्पल्स जो कि कितने हैं वो है 20। तो अगर आपके हर एक कप में इतने आपके एक्स हैं, हर एक सैम्पल में आपके अगर इतने अप्रॉक्सीमेटली एक्स है प्रेजेंट, और आपने ऐसे 20 सैम्पल लिए हैं, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि A इंटू बी इज़ इक्वल टू सी, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू A, दैट इज़ इंडिविजुअल सैम्पल में कितना कप है, कितना कप है बोलो, इंडिविजुअल सैम्पल में कितने एक्स हैं, एंड बी मतलब क्या, आपके कितने सैम्पल्स लिए। तो बी में अगर हम सैम्पल में डालेंगे 20, अगर आप 20 लेंगे, देखो सी इंटू ए बी 20 लेंगे अगर आप बी की जगह पे, और अगर ए की जगह पे अगर आप 5000 लेंगे, तो आपको 1 लाख का वैल्यू बहुत अच्छे से मिलेगा। एंड दिस इज़ योर आंसर वॉट एवर इट इज़। ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस टॉपिक फाइनली एंड्स। हम देखेंगे आगे का जो कि होगा आपका प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश पॉन्ड्स। तो भी इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो लिसन, प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश पॉन्ड मतलब आपको अगर आपके फ़िश के पॉन्ड में, फ़िश पॉन्ड मतलब बेसिकली एक आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप इस स्ट्रक्चर में आपको अगर फ़िश को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो बहुत सारी केयरफुल प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होनी चाहिए, जो स्टेप्स बहुत प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि फ़िश इज़ वेरी पेरिशेबल, मतलब हाईली पेरिशेबल जो हम बोल सकते दैट इज़ फ़िश इज़ एन ऑर्गेनिज़म जो कि हाईली पेरिशेबल है, बहुत क्विकली पेरिश हो जाता है। और फिश इज़ ओनली थिंग जिसके पास बहुत सारी, मतलब बहुत ही एक न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ भरा हुआ या फिर न्यूट्रिशियस फूड जो है वो है आपका फ़िश। तो इसको आपको कल्टीवेट करना है, इसको आपको कमर्शियल स्केल पे बहुत अच्छे से आपको इसका ट्रांसपोर्टेशन करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, एज वेल एज़ आपका जो लोग सच में उस पर्टिकुलर एरिया में फ़िशिंग करके अपना पेट भरते हैं, उस फूड को कंज्यूम करके उन लोगों तक वो फूड अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी क्वांटिटी में पहुँचे, ये अगर आपका मकसद है, तो आपको ये सारी फैक्टर्स को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फिशरी ये सब्जेक्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में, थ्योरेटिकल लाइफ में, कहीं पे भी। तो प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश पॉन्ड्स में आपको सबसे पहले इन फिश कल्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स आर यूज्ड फॉर द रेयरिंग ऑफ वेरियस डेवलपिंग स्टेजेस, मतलब हमने ये इससे पहले भी पढ़ा था, आप झूठ नहीं बोल सकते, आपने पढ़ा था आपने। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो शायद आपने लेक्चर को किसी मिस कर दिया होगा, बट आपने पढ़ा था। अब मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो देखो सुनो, आपको मैंने बताया था कि आपकी जो फ़िश होती है ना, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे कि आप एक बहुत बड़ी फ़िश को एक छोटी फ़िश के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी फ़िश के वेट से एक छोटी फ़िश एकदम से दबोच लेंगी वो फ़िश उसको, और एक तरीके से दब के वो मर जाएंगी या फिर सफोकेट फील होगा। एक्वेटिक वीट से ही वो इतनी सफोकेट होती है, तो इतनी बड़ी फ़िश को कैसे वो झेल पाएंगी। तो फ़िश के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। फ़िश मतलब फ़िश होती हैं, जैसे कि इन्फेंट इज़ अ स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब हम छोटे होते हैं हम उनको इन्फेंट बोलते हैं, फिर हम अडल्ट होते हैं तो हमको अडल्ट, फिर उसके बीच में भी एक आता है वो होता है टीनेज फेज़, फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम हमको अलग अलग फेज़ में पढ़ते जाते हैं, मतलब मिलते जाते हैं, एक टाइप से लोग देते जाते हैं हमको अलग अलग नाम। ओके, छोटे बच्चे को फिर ज़ायगोट से लेके एम्ब्रियो, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम है ना डेवलपिंग स्टेजेस के। उसी तरीके से आपकी फ़िश तो एक फ़िश ही रहेंगी, सिर्फ उसके अलग अलग डेवलपिंग स्टेजेस के नाम है। तो एक छोटी फ़िश को स्पॉन, फिर फ्राई, फिर फिंगरलिंग, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है, हैचलिंग एंड जुवेनाइल फेज, ऐसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम है आपके फ़िश के स्टेजेस के, फिश डेवलपमेंट के। प्यूपा, अडल्ट फिश, दैट इज़ वॉट एवर इट इज़। यॉक सैक एब्जॉर्ब करने वाली फ़िश से लेके यॉक सैक एब्जॉर्ब करने से पहले वाली फ़िश, ऐसे बहुत सारे स्टेजेस हैं।
तो इन हर एक फ़िश के लिए हर एक टाइप के डिफरेंट डिफरेंट पॉन्ड्स को हमने बनाया है, कंस्ट्रक्ट करा है, ताकि हर एक टाइप की फ़िश पर्टिकुलर अपने एरिया में सुखी रह सके। ठीक है। आपका जो फ़िश फार्मिंग है, फ़िश फार्मिंग मतलब आपका फ़िश का कल्टीवेशन, छोटी फ़िश से लेके बड़ी फ़िश जो है वो एक तरीके से कल्टीवेट करने तक। द फाइनल कमर्शियल प्रोडक्ट इज़ अ टेबल साइज फ़िश, मतलब आपका जो फाइनल एक कमर्शियल लेवल पे जो प्रोडक्ट होगा वो होगी एक टेबल साइज़ की फ़िश। मतलब सबसे बड़ी से बड़ी फ़िश आपको एक तरीके से कल्टीवेट करनी है। उस प्रोडक्शन इनवेरिएबली वेरीज ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश सीड। ओके। तो आपका जो कोई भी फ़िश है वो बहुत अच्छी साइज़ की, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वांटिटी की कैसे बनेंगी, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपका फ़िश सीड कैसा है। अगर आपका फ़िश सीड ही पहले से ख़राब क्वालिटी का है या फिर उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो आपका जो ऑफ कोर्स जो आपका कमर्शियल स्केल पे जो एक टेबल साइज़ की फ़िश होंगी वो भी उसी टाइप की होगी। तो आपका फ़िश सीड मतलब कुछ नहीं होता है। तो फ़िश सीड मतलब आपके छोटे छोटे ऐसे जैसे कि आपके प्लांट के सीड्स होते हैं, उन सीड से कैसे एक बहुत बड़ा प्लांट उगता है या फिर उस प्लांट का ग्रोथ होता है, कल्टीवेशन होता है, सेम उसी तरीके से इन सेम फैशन आपका जो फ़िश सीड है, फ़िश सीड जो होता है आपका वो एक फ़िश, एक प्लांट के, एक आपका ट्री के सीड की तरह होता है। फ़िश के सीड सेम टू सेम एज़ प्लांट सीड, जो कि आगे जैसे प्लांट के सीड से प्लांट बनता है, आपके फ़िश के सीड से आपके बड़े साइज़ की फ़िश बनती है। तो अगर आप खुद सोचो, अगर आप प्लांट से रिलेट करो, प्लांट के अगर आपके सीड ही बहुत बेकार क्वालिटी के, अगर उसके सीड ही बहुत ही बेकार क्वांटिटी में है, बहुत कम क्वांटिटी में है, तो क्या बहुत सारे प्लांट्स अच्छी क्वालिटी वाले हो सकेंगे इस दुनिया में अवेलेबल? नहीं हो पाएंगे। उस तरीके से आपकी फ़िश सीड ही अगर बहुत बेकार क्वालिटी की और अगर बहुत कम क्वांटिटी में है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक अच्छी क्वालिटी और एक बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपकी फ़िश प्रोड्यूस होंगी? तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल रहना है। आपको फ़िश सीड बहुत अच्छी क्वालिटी के और सुपेरियर क्वांटिटी के, सुपेरियर क्वालिटी और ह्यूज अमाउंट में आपको अवेलेबल करने हैं, तभी आपकी फ़िश फार्मिंग के एंड प्रोडक्ट का वैल्यूएबल होना पॉसिबल है। बिफोर रिलीजिंग फ़िश इन पॉन्ड एट अ पर्टिकुलर डेवलपिंग स्टेज, द पॉन्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अभी कोई भी फ़िश, आप किसी भी स्टेज की फ़िश को अगर आप किसी भी पॉन्ड में इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा, जैसे कि स्टॉकिंग ऑफ फिशेस इन अनप्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड्स हैवी रिजल्ट्स हैवी मोर्टेलिटी को अंडरलाइन करके डेथ लिखो। दैट इज़ आपने बहुत बार बायोलॉजी के इकोलॉजिकल सेक्शन में भी बहुत बार सुना होगा, नहीं सुना तो 12th एंड होते होते सुन ही लोगे। तो मोर्टेलिटी को बोलते हैं हम लोग डेथ। मतलब क्या होता है ना कि आपके जो फ़िश हैं, अगर आप किसी भी चीज़ में इमेजिन करो, आपको ट्री को एक तरीके से क्या करना है, आपको ट्री को एक बहुत बड़ा ट्री आपको, आपने प्रोजेक्ट ले रखा है कि एक बहुत बड़ा ट्री मुझे इस बार लगाना है, मतलब बहुत ग्रोथ करनी है हमारे प्लांट की। तो इसके लिए आपने अच्छी क्वालिटी के सीड, बहुत अच्छी क्वांटिटी में सीड्स मंगवाए, यह सब कुछ आपने किया, सब कुछ किया ऑलमोस्ट। बट आपने क्या किया, आपका जो सॉइल है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो रहेगी आपकी, उसमें इतने पैरासाइट्स है, उसमें इतने मतलब प्लांट्स के लिए जो भी हार्मफुल फैक्टर्स है, वो सारे आपने हार्मफुल फैक्टर्स को ऑलमोस्ट उस हाँ, तो ऑलमोस्ट आपने उस सॉइल में इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो आपकी एक तरीके से आपका बेस ही बहुत ख़राब है। तो क्या आपका जो बाकी का जो भी आपकी फर्दर प्रोसेस है, क्या वो एक अच्छी टर्न आउट होंगी? नहीं होगी। आपका बेस ही बहुत ख़राब है। उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है, जो कि चल रहा है आपका पॉन्ड, यही आपका बेस है। अगर आपके पॉन्ड में ही पैरासाइट्स वगैरह है, इसीलिए पहले सन ड्राइंग करो, ड्रेनिंग करो पूरे वाटर का, प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स, ये एक्वेटिक वीड्स, प्रेडेटर्स एंड डिजीज़। चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है कि प्रेडेटरी ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स क्या होते हैं। तो प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, इनको सबसे पहले रिमूव करो। कोई भी पैरासाइट्स होंगे जिनकी वजह से डिजीज़ कॉज होगा, वो सारे पैरासाइट्स को भी रिमूव करो। इसका सिंपल उपाय यही है कि वाटर को ड्रेनेज कर दो, वाटर का ड्रेनेज कर दो, मतलब वाटर को ड्राई कर दो सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर आप कोई तो भी मैन्यूरिंग करो, फर्टिलाइजिंग करो, अच्छे तरीके से लाइव फूड को लाओ, एरेशन, वाटर का बेसिकली ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर रहे, इसके लिए आप थोड़ा ट्राई करो। मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें अगर आप करोगे तो ही आपका एक अच्छा क्वालिटी का फ़िश डेवलप हो पाएगा।
ऑन नेशनल लेवल द एवरेज सर्वाइवल ऑफ फिश फ्रॉम स्पॉन, देखो जब जब कोई फिशरमैन जब आपका फ़िशिंग कर रहा है, आप एज ए फिशरी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लेवल पे कितना लॉस फिश फार्मर्स को होता है इतना एफर्ट्स पुट करने के बाद। आप अगर एक एग्ज़ाम में फ़ेल होते हो तो आपको कितना दुख होता है, और अगर आपके फ़िश फार्मर इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो उसका उनको रिज़ल्ट मिलना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे पढ़ोगे अभी आप तो आपको समझेगा। देखो, ऑन नेशनल लेवल द एवरेज सर्वाइवल ऑफ फिश फ्रॉम स्पॉन टू अर्ली फिंगरलिंग्स ऑफ 50 mm लेंथ इज़ ओनली अबाउट 40 to 20%, which means that about 80 to 86% fish perished during culture period in nursery and rearing ponds। मतलब क्या बोला है, एक नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, हम ना ही किसी ओके, सो ऑन नेशनल लेवल अगर हम बात करें द एवरेज सर्वाइवल ऑफ फिश, अगर हम एक एवरेज चल के माने, एक अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम बात करें, तो फ्रॉम स्पॉन टू द अर्ली फिंगरलिंग, स्पॉन एक बहुत छोटी स्टेज हो गई और आपकी फिंगरलिंग थोड़ी बड़ी हो गई स्टेज, तो फिंगरलिंग जो 50 mm की है उस तक अगर हम बात करें तो सिर्फ 40 to 20%, मतलब ऑलमोस्ट 100% में से 20% अगर हम बोलें तो सिर्फ 20% ही आपकी फ़िश जो है वो रह पाती है ज़िंदा। मतलब इसका सिंपल मतलब है, अगर आप आपके 100 में से अगर 20 को माइनस कर दो तो कितना बचता है, आप खुद सोचो। आपको अगर मैथ्स आती होगी अच्छी तो दैट इज़ 80% to 86%, क्योंकि हमने यहाँ पे 40 to 20 बोला है, दैट्स वाई 80 to 86% जो फिश है वो ऑलमोस्ट डेथ हो जाती है, फिर पेरिश हो जाती है ड्यू टू एनी ऑफ द थिंग, जो भी आपने प्रिकॉशन नहीं ली, कोई हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो गया आपका, या फिर आपकी फ़िश का डेथ इस वजह से हो गया कि आपने प्रॉपरली उसको पॉन्ड की प्रिपरेशन नहीं की, इन सारी वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे हर एक फैक्टर के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है या फिर डिस्कस किया गया है कि कौन सी पॉसिबल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी स्पॉन की मोर्टेलिटी हो सकती है। स्पॉन मतलब एक छोटी फिश का स्टेज होता है। तो एडवर्स फिजियोकेमिकल कंडीशंस ऑफ वाटर आइदर इन हापा और इन नर्सरी पॉन्ड्स। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हमको क्या कहता है कि अगर आपका फिजियोकेमिकल मतलब कोई भी आपका फिज़िकल या फिर केमिकल कंडीशन, फिज़िकल मतलब आपने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं किया या फिर आपने केमिकल्स को प्रॉपरली डाला है। मतलब ऐसे भी होता है ना कभी कभी कि आप एक्वेटिक वीड्स को रिमूव करने के लिए केमिकल्स वाटर में डाल रहे हो, केमिकल से उस पानी को, पॉन्ड के वाटर को ट्रीट कर रहे हो, और उस वाटर से आपके एक्वेटिक वीड्स तो मर ही गए, मतलब जो आपका खतरा था वो तो ख़त्म ही हो गया, बट आपका जो अच्छी चीज़ थी वो भी उसके साथ साथ ख़त्म हो गई, ऐसी चीज़। ठीक है, तो फिज़िकल और केमिकल मतलब फिजियोकेमिकल कंडीशन की वजह से भी आपका लॉस होता है। ओके, सो लैक ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड मटेरियल। ओके, सो लैक ऑफ एडिक्वेट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूड मटेरियल, आपके पास फ़िश को फीड करने के लिए, उसको फूड देने के लिए फूड ही नहीं है, नेचुरल फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप आर्टिफिशियल फूड भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो फ़िश को खाना ही नहीं मिल पा रहा है प्रॉपरली, तो उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होगी और उसकी डेथ हो जाएंगी। प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वल स्टेजेस, दिस इज़ द मोस्ट हार्मफुल थिंग दैट एग्जिस्ट। मतलब आपका जो हार्मफुल से हार्मफुल है वो यही चीज़ है कि आपके एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये बेसिकली प्रेडेटरी इंसेक्ट्स है जो कि फ़िश को हार्मफुल है, इनका प्रेजेंस होना बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए हमको क्या करना होता है, ड्रेनेज करना होता है, फिर हम क्या बोल सकते हैं, आउटलेट से आपको वाटर को पूरी तरीके से ड्राई कर देना होता है, पानी पूरी तरीके से रिमूव करना होता है, या फिर कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह छिड़कना, स्प्रे करना होगा। ओके, प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटरी एंड विट फिशेस, ये कुछ फिशेस होती है, वेराइटी ऑफ फिशेस जो अगेन हार्मफुल है। निबलिंग डैमेज द कार्प सीड particularly when fish of different size are stocked together। फिश ऑफ डिफरेंट साइज मतलब वही मैंने बोला कि अगर एक इमेजिन बहुत बड़ी फ़िश, अगर आपने एक बहुत छोटी फ़िश के साथ अगर स्टॉक कर दी तो बहुत बड़ी फ़िश के जो वेट है, उसका वज़न है, उसके कारण वो दबोच जाएंगी आपकी फ़िश और मर जाएंगी। मतलब आप खुद इमेजिन करो ना, आपने एक हाथी के ऊपर अगर आपने इमेजिन एक चींटी को रख दिया तो कैसे होगा, उस तरीके की कंडीशन है। ओके, तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मैक्रोफाइट्स, मैक्रोफाइट्स मतलब क्या, मैक्रो मतलब अंडरलाइन करो, दैट इज़ मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी चीज़, और फाइट्स मतलब प्लांट्स, तो बड़े बड़े प्लांट्स, या फिर आपके बहुत सारे फिलामेंटस अलगी जो कि स्पाइरो वगैरह टाइप के हैं, इनके वजह से भी फ़िश के जो स्पॉन्स होते हैं वो इनमें फंस के सफोगेट होके मर जाएंगे, मूवमेंट ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर,
ओवर ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन मतलब आपके बहुत, फाइटो मतलब प्लांट्स और प्लैंक्टोनिक स्ट्रक्चर, बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, ये आपका जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल जो है उसको एक तो बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत कम करेंगे। प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण भी आपके स्पॉन्स की मोर्टेलिटी हो सकती है। सडन राइज इन वाटर टेम्परेचर व्हेन वाटर लेवल इज़ लो। आपके वाटर टेम्परेचर का प्रॉपर ना रहना, एक सेफ़ टेम्परेचर प्रोवाइड ना हो पाना, इसके वजह से भी। फिश स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब आपका जो एरिया है उसमें पर्टिकुलरली आपने कितनी फ़िश को स्टॉक करा है। कंपटीशन फॉर फूड होगा, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने फ़िश को एक साथ रख दिया तो किसी भी फ़िश को प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा, या फिर जो भी जगह नहीं, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, और इसके कारण भी जो इम्प्रॉपर आप बोल सकते हो फ़िश स्टॉकिंग, इसके कारण से भी बहुत ज़्यादा स्पॉन मोर्टेलिटी हो सकती है। इम्प्रॉपर हैंडलिंग मतलब आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, आपने किसी भी कारण आपके फ़िश को कोई कट लग गया, वहाँ पे वो पानी के अंदर बहुत बार रही, बहुत दिन रही, और आपने उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, और ऐसे ही आपका फंगल इन्फेक्शन होता गया। एक फ़िश के कारण बाकी फ़िश तक भी वो डिज़ीज़ स्प्रेड हो गया, और आपका कोई केयरफुल हैंडलिंग भी नहीं है और ना ही आपका प्रॉपर चेकिंग है। तो इसके कारण बहुत लॉस होगा, आपको खुद को लॉस होगा, आपके फ़िश कल्टीवेशन के जो आपका प्रॉफिट है उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, रिड्यूस होगा। वो जितना आप प्रॉफिट चाहते हो उससे बहुत कम प्रॉफिट मिलेगा आपको। प्रोलॉन्ग रियरिंग पीरियड मतलब बहुत समय तक उसको रखना, प्रॉपरली किसी भी तरीके से मॉनिटरिंग ना होना। क्वालिटी ऑफ स्पॉन स्टॉक बहुत ही वाहियात क्वालिटी की, वाहियात इन सेंस आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की फ़िश अगर आप अच्छे से अगर आप उसको स्टॉक करने के लिए रख रहे हो तो ही आपकी फ़िश अच्छी आएंगी। आप बिना किसी नॉलेज के कोई भी फ़िश का स्पॉन का या फिर फ़िश सीड उठा ला रहे हो, और अगर आप उसको एक तरीके से ये कर रहे हो तो आप अपना टाइम, आप अपनी मनी, आप अपनी जो मेहनत है सभी को वेस्ट कर रहे हो, एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग। तो इसलिए ये लास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक छोटी सी चीज़ की वजह से ही आपका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ स्पॉन। ये बहुत बेकार डिसीजन है, इस डिसीजन को ना लें। मतलब आप बाकी चीज़ों को मैं मान सकूँगी, बट ये चीज़ की क्वालिटी, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी अच्छे से डिसाइड करके ही आपको स्टॉक करनी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड। तो वीडियो का लेंथ वैसे तो बहुत बड़ा हो रहा है, इट इज़ 20 minutes अप्रॉक्स 27 minutes 27 seconds 28 seconds। ओके, सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ या नहीं, बट आई थिंक मुझे वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का तो भी होना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे बढ़ाने में नहीं, प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत वीडियो है, एक टाइप से लॉन्ग वीडियो है, बहुत ज़्यादा लेंथ है इसकी, तो बहुत बोरिंग होगा, एंड इस वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट उसको वॉच नहीं करते। सो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि पार्ट 2 में पढ़ाऊँ, बट आई थिंक मुझे ये पूरा टॉपिक कवर ही कर लेना चाहिए। वीडियो बड़ा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको देखना है वो देख लेंगे। तो देखते मतलब पढ़ाते ही हैं, अब क्या कर सकते हैं। चलो, तो आप सिर्फ पढ़ते रहो, दैट इज़ व्हाट आई नीडेड। अभी हम बात नहीं करेंगे, वैसे भी मैं वीडियो में बहुत बातें करती हूँ और इसकी वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए फोकस करते हैं। प्रिपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सरी पॉन्ड्स। एंड आप जब आप ये पढ़ रहे हो ना, तब आप चाहे तो अंडरलाइन करो या फिर छोटी छोटी आप बाजू में नोट्स निकालो। अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तो आप वैसे बता भी सकते हैं, फ्री नोट्स मैं बना के दे सकती हूँ। मतलब मेरे पास ऑलरेडी बनाई हुई है नोट्स, बट स्टिल उसको थोड़ा और मॉडिफाई करने की, थोड़ा और अच्छा, क्योंकि मैं पब्लिश करने वाली हूँ यूट्यूब पे, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे और अच्छे से बनाना पड़ेगा ना। तो दैट्स वाई आई एम आस्किंग टू यू ऑल। सो अगर आपको चाहिए है तो आप ज़रूर से बताना। तो नर्सरी पॉन्ड्स को हम प्रिपेयर या फिर मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो देखो बहुत सारी डिफरेंट आपको यहाँ पे स्टेप्स दी हैं। पहली स्टेप क्या बोली गई है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ नर्सरी पॉन्ड्स। नर्सरी पॉन्ड्स मतलब जिसमें बहुत ही छोटे साइज़ की फ़िश को स्टॉक किया जाना है, तो इनको इस स्टेप्स के थ्रू आप इनको स्टॉक कर सकते हो। तो पहली जो स्टेप है उसका क्या नाम है, दैट इज़ इरेडिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स। एक्वेटिक वीड्स ऐसी चीज़ें होती है जो बिना काम की फालतू की चीज़ें होती है। मैं खुद नहीं कह रही हूँ फालतू की चीज़ें होती है, ऐसे नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए, नहीं नहीं नहीं, ये सच में फालतू की चीज़ें होती है। ये उन्होंने बताया है, इंग्लिश में बोला है कि इट इज़
यूज़लेस, यूज़लेस मतलब अनवांटेड। हाँ, यूज़लेस तो नहीं बोला है, बट हाँ ऐसा इसी सेंस में उन्होंने बोला है, तो आप ऐसे मत लिखना एकदम यूज़लेस एग्ज़ाम में। एक्वेटिक वीड्स जो कि अनवांटेड एंड डिज़ायरेबल, या फिर यूज़लेस भी लिखा था ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट टेक्सचुअल डेफिनेशंस आर ऑलवेज बेटर। तो आपका इरेडिकेशन कर देना है आपका एक्वेटिक वीड्स का। एक्वेटिक वीड्स फालतू में जगह ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और ऑल्सो आपके बहुत प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड या फिर पॉन्ड वाटर को डिक्रीज कर रही है। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। इरेडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी एंड वीट फिशेस, ये फिशेस जो है ये भी हार्मफुल है, तो इनको भी रिमूव करो। लाइमिंग ऑफ पॉन्ड, प्रॉपर पीएच रखने के लिए आपको लाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड, प्रॉपर फूड वगैरह अवेलेबल करवा देना है पॉन्ड के वाटर में, ताकि फ़िश अच्छे से खाना खाए और अच्छे से डेवलप हो, और फिर हम अच्छे से प्रॉफिट कमा सकें। इरेडिकेशन ऑफ प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इस पॉइंट को आई थिंक इन्होंने 3rd नंबर पे रखना चाहिए था, और बाकी में नंबर और बढ़ाने चाहिए थे, बट कोई ना। और सप्लीमेंट्री फीडिंग, इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में लिखना चाहिए था, बट फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। शायद हमने एक पॉइंट हमने मिस किया है। स्टॉकिंग ऑफ कार्प स्पॉन इन नर्सरी, तो कार्प स्पॉन जो है उसको हम नर्सरी में हम स्टॉक करेंगे। ओके। सप्लीमेंट्री फीडिंग मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल फीडिंग, मतलब आप होममेड फूड जैसे कि राइस ब्रान एंड आपका जो व्हीट का ब्रान है, इन दोनों को मिक्स करके, मतलब बेसिकली आपका छिलका होता है ना, आपका राइस जो होता है उसके ऊपर वो ब्राउन कलर का छिलका या फिर जो कुछ भी बोलते हैं उसका पाउडर, या फिर ग्राउंडनट ऑयल केक, ग्राउंडनट का ऑयल का केक बना के आप खिला सकते हो, या फिर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में 11th स्टैंडर्ड में बताया गया है कि किस तरीके से आर्टिफिशियल फूड डिफरेंट टाइप से आप बना के फीड कर सकते हो। इवन आप एग्स का यूज़ भी कर सकते हो, बट प्रॉपरली अपने मन से कोई भी डिश नहीं खिला सकते हो, और प्रॉपर अमाउंट पे। इसके बारे में सब कुछ आपको दिया गया है इन क्लास 11th। अगेन आई एम रिपीटिंग, बट उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक्वेटिक वेजिटेशन एंड इट्स कंट्रोल, एक्वेटिक वेजिटेशन मतलब क्या है? आपके जो भी एक्वेटिक वीड्स है उन्हीं को बोला गया है, इनका कंट्रोल कैसे करना है। तो बेसिकली एक्वेटिक प्लांट्स आर द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड्स, एक्वेटिक फूड चेन, ये एक बेस है एक्वेटिक फूड चेन का, क्योंकि फ्रॉम विच द फिश ऑब्टेन्स फूड, मतलब क्या है? एक्वेटिक प्लांट्स आर द बेस ऑफ एक्वेटिक फूड चेन फ्रॉम विच प्लांट्स ऑब्टेन फूड। मतलब देखो, एक्वेटिक वीड्स, कुछ एक्वेटिक वीड्स ऐसी भी होती है जिनको फिश को, जो फिश के लिए इंपॉर्टेंट होती है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स फिश खा लेती है, जो कि लाइफ फूड, जैसे माइक्रो प्लैंकटन मैंने बोला, कुछ माइक्रो प्लैंकटन या फिर कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि फ़िश के लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिश एक्वेटिक वेजिटेशन नहीं होना चाहिए, ये भी ऐसा नहीं बोला गया है। एक्वेटिक वेजिटेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, अगर वो मॉडरेट लेवल में हो। मॉडरेट अबंडेंस ऑफ माइक्रो वेजिटेशन इज नेसेसरी, हाउएवर ओवर अबंडेंस एज द रिजल्ट ऑफ एक्सेस फर्टिलाइजेशन एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग में रेज सीरियस प्रॉब्लम सच एज। देखो, यही बोला गया कि मॉडरेट अगर आपका अबंडेंस हो माइक्रो वेजिटेशन का, तो ये बहुत उतना ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये नेसेसरी है। बट अगर आपका ओवर अबंडेंस है तो वो रिजल्ट करेगा एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फूड, एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग में रेज सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सेस फर्टिलाइजेशन तो करेंगे ही करेंगे, बट इसके साथ साथ आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग का भी प्रॉब्लम राइज होगा। एंड इन सारे, मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका एक्सेस ऑफ वेजिटेशन के कारण कौन से प्रॉब्लम होते हैं। देखो क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला प्रॉब्लम, डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन ड्यूरिंग नाइट, मतलब आपका जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका डिप्लीशन होगा, बहुत एक्सेस अगर आपका प्रेजेंट है आपका एक्वेटिक वेजिटेशन। रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ फिश, आपका जो फिश है प्रॉपर मूव कर रहा था मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्वेटिक वीड्स में, जब वो एक्वेटिक वीड्स बढ़ेंगे तो स्पेस में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आपका। अगर थोड़ा एरिया है तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा आपका एक्वेटिक वीड्स फैल गया है तो आपकी फ़िश का प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा। प्रोविजन ऑफ शेल्टर टू प्रेडेटरी फिश, ये भी हमने बात पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, कि आपका जो शेल्टर है, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, इस तरीके से आपका जो फ़िश है, जो प्रेडेटरी फ़िश है, जो फ़िश आपकी अच्छी वाली फ़िश, अच्छी क्वालिटी की फ़िश, या फिर जो एक्चुअल फ़िश है उन पर अटैक करती है, उनको आपका जो एक्वेटिक वीड्स है, जो
एक बहुत ही यूज़लेस चीज़ है, ये उसको शेल्टर देता है, जिसके कारण और फिर प्रेडेटरी इंसेक्ट्स, प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स, प्रेडेटरी फिशेस, इन सब की पॉपुलेशन बढ़ जाती है वाटर बॉडी में, और जो कि एक बहुत ही बेकार डिसीजन टर्न आउट होता है फॉर दी लाइफ ऑफ फिशेस। मतलब आप उनका लाइफ पीरियड आप कम कर रहे हो और अच्छी तरीके से, और उनके जो आउटसाइडर है, मतलब आउटसाइडर्स को आप एंट्री दे रहे हो, जो भी खतरनाक जीव जंतु हैं उनको। ये पॉइंट आपको तब समझेगा जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोवाइड शेल्टर टू द प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स, वही सेम चीज़ होगी, प्रेडेटरी एक्वेटिक इंसेक्ट्स बोलो, फिश बोलो, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बोलो, वीड फिशेस, कुछ भी बोलो, सेम चीज़ है, अगेन सेम पॉइंट। ये क्यों होगा सब कुछ जब आप एक्वेटिक वीड्स लाएंगे, क्योंकि एक्वेटिक वीड्स इन सबसे क्या कनेक्शन है, वो उसको स्पेस देता है, मतलब आप उनको एक स्पॉनिंग बेड देता है। ऑब्स्ट्रक्शन टू फिश इन फाइंडिंग इट्स फूड, मतलब ये एरिया जो है ना पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है, तो फिश को मूवमेंट ही नहीं करने देता, तो उसको प्रॉपरली फूड, ना ही उसको अच्छे से सांस ले पाएंगे, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उसको प्रॉब्लम होगा, फेस करना पड़ेगा। कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट्स विथ फाइटोप्लैंक्टन, मतलब बहुत सारी कंपटीशन होगी न्यूट्रिएंट्स के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ स्लिट, इंटरफेरेंस विथ फिश हार्वेस्ट, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हो गए। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ फिश हार्वेस्ट, ये मुझे पॉइंट थोड़ा अच्छा लगा, मैं इसको मैं पढ़ के बताती हूँ। इमेजिन आप नेटिंग कर रहे हो। नेटिंग मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें आपका जो फ़िश है उसको वाटर से आपको निकालना है। तो इस दौरान आप क्या कर रहे हो, आपके फ़िश को वाटर से निकालने के लिए नेटिंग कर रहे हो। अभी ये एक्वेटिक वीड्स अगर एक्सेस अमाउंट में है तो आप प्रॉपर्ली नेटिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे आपका फ़िश हार्वेस्टिंग में। कौन सी चीज़, एक्वेटिक वीड्स, जब उनका एक्सेस पॉपुलेशन हो गया तो वो भी वही चीज़ यहाँ पे बोली है। Among the microvegetation, the algal blooms and mats comprised of unicellular and filamentous algae may cause following problems in fish culture pond. एक पॉन्ड में जब आपके इनके साथ साथ जब छोटी छोटी माइक्रो वेजिटेशन भी होगी और आपके अल्गल ब्लूम्स एंड मैट्स, जो कि एक अलगी, जो कि होती है फिलामेंटस अलगी, यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस अलगी, इनके अल्गल मैट्स, अल्गल ब्लूम्स, माइक्रो वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें जब एक तरीके से पॉन्ड में स्पेस घेर लेंगी ना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होंगी फ़िश के लिए। कैसे, सनलाइट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है वो प्रॉपरली मिल ही नहीं पाएंगी फ़िश को या फिर पॉन्ड की जो प्रोडक्टिविटी है नेचुरल फूड बनाने के लिए भी सनलाइट चाहिए होती है। तो प्रॉपरली जो आपका लाइव फूड है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि सनलाइट प्रॉपरली नहीं है। और सनलाइट प्रॉपर क्यों नहीं है, क्योंकि आपका माइक्रो वेजिटेशन या फिर अलगी के मैट्स, अल्गल ब्लूम्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो यही चीज़ को आपको रिमूव करना है मेन। आपका ऑक्सीजन का भी डिप्लीशन हो जाएगा इन सारी चीज़ों की वजह से। अभी आपके फ़िश के गिल्स होते हैं जिनसे वो रेस्पिरेशन करती हैं, तो ये यूनिसेल्यूलर अलगीज़ ये उनके गिल्स को चोक कर देती है, मतलब उनमें फंस जाती है या फिर उनको प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं करने देती, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आपका चोकिंग ऑफ फिश गिल्स एंड अल्टीमेटली डेथ ऑफ फिश होता है। बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर देते हैं ये आपके फ़िश के अल्गल ब्लूम्स या फिर मैट्स, जो कि फ़िश के लिए अगेन हार्मफुल ठहरते हैं। तो देयरफॉर एक्सेस ऑफ वेजिटेशन में लीड टू आइदर पुअर प्रोडक्शन और फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स। इस तरीके से आपका ये पोर्शन ख़त्म होता है। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और इसके साथ साथ हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। बिफोर इट आपको मैं कहना चाहूँगी कि मैंने ये जो कुछ भी पढ़ा है, प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर से पढ़ना, खुद से आपको बहुत अच्छे से समझेगा, क्योंकि मैंने आपको लाइन बाय लाइन बताया है। सो प्लीज़ रीड इट। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में हमको देखना है कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपकी होती हैं। तो फ्रॉम द फिश कल्टिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्वेटिक वीड्स इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। अभी फ्लोटिंग प्लांट्स में या फिर इमर्जेंट प्लांट्स में, सबमर्ज प्लांट्स में हम डिटेल क्लासिफिकेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने ये सब कुछ एक्वेटिक वीड्स, फिश डिजीज़ एंड प्रेडेटर्स, चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिशरी, इसमें डिटेल में देखा है। तो सिर्फ अभी हम ये जो सब टाइप्स है, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है, इनमें हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।
तो मैं एग्जाम्पल्स रीड करूँगी, आप अंडरलाइन करोगे और इसको हम लोग एक तरीके से हम याद रखेंगे, या फिर इसके कुछ ट्रिक्स निमोनिक्स वगैरह बना के आपको इसको थोड़ा सा माइंड में फ़िट कर लेना है कि ओके इसमें ये है, यही सिर्फ आएगा ऑब्जेक्टिव में। ऐसे 2 मार्क्स के लिए वगैरह आने की चांसेस नहीं है, बट हाँ आ सकता है। अगर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन अगर पूछा जाए तो आपको 4 एग्जाम्पल देने के लिए फिर उनके एग्जाम्पल्स वगैरह आ सकता है, बता नहीं सकते कैसे क्या आ सकता है। तो मोस्टली इसमें से एमसीक्यू या फिर 1 लाइन 1 सेंटेंस वही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फ्लोटिंग प्लांट्स में हाँ, बट ये 1 सेंटेंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर 1 वर्ड के लिए, मतलब एमसीक्यू बेस्ड बहुत अच्छे से इसमें से आ सकता है। और एमसीक्यू आपके इन टोटल 20 मार्क्स, जैसे कि 1 सेंटेंस में आंसर लिखो, और आपका जो एमसीक्यू है उसके अगर हम गिने तो इन टोटल आपके 20 मार्क्स आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से लेसन पढ़ोगे तो, क्योंकि टेक्सचुअल कुछ नहीं आने वाला है एमसीक्यू में। फ्लोटिंग प्लांट्स में इकॉर्निया, जिसको हम वाटर यासिंथ या फिर यासिन जो भी बोलना है, यासिंथ ही है, तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब ये ब्रैकेट में क्या दिया गया है तो ये तो आपको पता है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बट मैं फिर भी बता रही हूँ। इसका मतलब है साइंटिफिक नेम पिस्टिया, और ये ब्रैकेट में अगेन वाटर लेट्यूस के पत्ते आपने देखा होगा, तो उस तरीके से ही उसका होता है, इसको वाटर लेट्यूस बोला जाता है। लेमना डकवीड, मतलब डक की तरह दिखता है ये शायद से, इसलिए इसको डकवीड। इसके एग्जैक्ट इमेजेस आपको गूगल पे बहुत अच्छे से मिलेंगे, आप देखो, या फिर आपका ऑप्शनल है, मतलब नहीं देखना है तो भी सिर्फ नाम याद कर लो। अजोला को हम वाटर वेलवेट बोलते हैं, शायद इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो वेलवेट की तरह होगा, कुछ वेलवेट से मिलता जुलता होगा, दैट्स वाई। वोल्फिया, जिसको हम वाटर मील कहते हैं। स्पायरोडेला, जिसको हम जायंट डकवीड, एंड सेल्विनिया, जिसको हम वाटर फर्न बोलते हैं। इमर्जेंट प्लांट्स में निम्फिया, जिसको वाटर लिली, लुम्बो, जिसको लोटस, एंड निम्फॉइड्स, दैट इज़ वाटर फ्रिंज, ये सारे प्लांट्स आते हैं। और आपके सबमर्ज्ड प्लांट्स में आते हैं आपके हाइड्रिला, जो कि है हाइड्रिला, उसका कॉमन नेम नजास को बोलते हैं, ब्रिटल नैंड, ओटिलिया को और वेलिसनेरिया को बोलते हैं इलग्रास, पोटामोगेटॉन, जिसको पॉन्ड बीड, सिराटोफाइलम, जिसको कून टेल, यूट्रिक्युलेरिया, जिसको ब्लैडर वॉर्ट। मार्जिनल प्लांट्स में देखेंगे टाइफा, जिसको कैट टेल्स, सिप्रियस, जिसको एक्वेटिक सेजस एंड इलोचेरिस, जिसको क्रीपिंग स्पाइक क्रश, पेनिकम, टॉर्पिडो ग्रास, कोलोकैसिया एंड इपोमोइया या फिर इपोमिया, ओ साइलेंट, एक्सेट्रा। स्कम्स एंड मैट्स, अलगी जो होती है आपकी यूनिसेल्यूलर अलगी, उनके स्कम्स और मैट्स जो है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। स्पाइरोगैरा, जिसको वाटर सिल्क, पिठोपोरा एंड निटाला या फिर नाइटिला, चारा, ये भी आपका स्कम्स और मैट्स में आता है, ये अलगीज एक टाइप से यूनिसेल्यूलर। अल्गल ब्लूम्स के अलग अलग नाम से जो भी अलगीज अल्गल ब्लूम्स क्रिएट करती है, फिर अल्गल ब्लूम्स ये जो डिवीजन है इसमें आने वाली चीज़ें। प्लांट्स तो माइक्रोसिस्टिस या फिर माइक्रोसाइस्टिस, एनाबेना, नॉस्टॉक आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, फिर पढ़ेंगे, आप ज़रूर से पढ़ेंगे, आपको ये है चैप्टर में। स्पिरुलिना प्रोबायोटिक, इसका पाउडर यूज़ किया जाता है, बेस्ट प्रोबायोटिक, ग्रीन कलर का होता है। यूग्लिना और वॉलवॉक्स 6 स्टैंडर्ड से हमारे दोस्त हैं। क्लैमाइडोमोनास एसपीपी, जिसको हमने अच्छे से देखा भी है और पढ़ा भी है। पेरिडिनियम। ओके, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको अच्छे से अंडरलाइन करके आपको याद करने, इनमें मैं कुछ भी नहीं बोल सकती क्योंकि ये रीड करने, मैंने आपको सिर्फ प्रोनाउंसिएशन बता दिया और आपको इनको अंडरलाइन करके खुद याद रखना है, इसमें और कुछ डिटेल एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। हाँ, ये जो फ्लोटिंग प्लांट्स है इनका मतलब क्या है, इनमें इनको क्यों क्लासीफाई किया है, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच लेक्चर 1 फॉर इट ऑफ चैप्टर 1। व्हेनेवर आई शूट एनी वीडियो मेरी फ़ोन की चार्जिंग ऑलवेज लो ही रहती है, आई डोंट नो वाई। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड्स, ये वाला जो आपका टॉपिक है आज के लिए, ये लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज सेशन गाइस, इसको हम कंप्लीट करेंगे। एंड
विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट टैमरिंड सीड हस्क तक। हमारी चार्जिंग भी तब तक शायद हमारा साथ दे दें, तो देखते हैं। और अब देखते हैं कैसे कितना वीडियो बड़ा होता है। अगर 50 मिनट में हो पाएगा तो देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। वैसे भी ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है, अभी जो ये ये जो पेज है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रही हूँ, इसका मैंने बहुत सारा पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट में जाऊँगी। आई डोंट थिंक कि ये हो पाएगा 5 मिनट में, बट फिर भी देखते हैं कितना क्या हो पाता है। अगर ये हमारा 5 मिनट में बायोलॉजिकल कंट्रोल तक हो जाता है तो हम यहाँ पे वीडियो एंड कर देंगे, क्योंकि 50 मिनट का एक वीडियो इनफ है। मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड्स में वीड्स को मैनुअल, मैकेनिकल या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल वे से। मैनुअल मतलब आप किस तरीके से, तो देखो मैनुअल कंट्रोल, एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करना है, क्योंकि यूजलेस चीज़ों को हम पहले ही कंट्रोल करना सीख चुके हैं। कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनुअल कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इन स्मॉलर वाटर बॉडी, छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ में, जैसे माइक्रोफाइट्स, बड़े बड़े प्लांट्स को बहुत अच्छे से हम रिमूव कर सकते हैं। किस तरीके से, मैन्युअली, बाय रिपीटेड ड्रैग नेटिंग, मतलब आप नेट्स के थ्रू उनको रिमूव करो, या फिर हैंड पिकिंग, अपरूटिंग। इमर्जन एंड मार्जिनल वीड्स को कट किया जा सकता है विद द सिकल्स, जो इक्विपमेंट्स होते हैं। दे आर ऑल्सो रिमूव बाय यूजिंग आयरन स्पाइक्स, बार्ब्ड वायर्स एंड ब्रूम फॉक्स एंड टूथ प्रॉन्ग्स। ये सारी चीज़ें जो है वो अगेन इक्विपमेंट है। अभी मैकेनिकल कंट्रोल देखेंगे। दिस मेथड इज मोस्टली अडेप्टेड इन द केस ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज़। मैनुअल मेथड छोटे वाटर बॉडीज़, वेयर एज मैकेनिकल मेथड जब बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ होंगी तब हम यूज़ करेंगे, जो कि फील्ड है बहुत ज़्यादा एक्वेटिक वीड से, वाटर बॉडीज़ लार्ज, उनके लिए। मैकेनिकल वे में कैसे, तो द मेथड इंक्लूड्स यूज़ ऑफ मोटर बोट्स। ये बहुत बड़े और बहुत महंगे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम मैकेनिकली हम सब करेंगे। तो मोटर बोट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, फिटेड करेंगे विद पावर विंचेस, इनके थ्रू आप रिमूव करेंगे एक्वेटिक वीड्स को, या फिर आप मैकेनिकल लिफ्ट्स का यूज़ करेंगे, आयरन स्पाइक्स, ब्रूम फॉक्स एंड टूथ प्रॉन्ग एंड ट्रैकिंग का यूज़ करेंगे। दिस मेथड इज एक्सपेंसिव and is tried only on a limited scale. In India again it is very expensive, so it is tried on very limited scale. बेस्ट मेथड क्या है, तो केमिकल मेथड भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली ये मेथड जो है, अभी देखो केमिकल कंट्रोल क्या है, केमिकल के थ्रू आपको एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करना है। तो केमिकल कंट्रोल, अब मैं इतने स्पीड से क्यों जा रही हूँ, क्योंकि ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है, तो इसमें कुछ है नहीं एज सच, दैट्स वाई। सो केमिकल कंट्रोल में क्या है कि दिस मेथड इज़ जनरली अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। क्यों, क्योंकि इससे स्पॉन की मोडालिटी होती है। आप इसको मोस्टली स्प्रे करते हो कि एक्वेटिक वीड्स कंट्रोल हो, बट इससे मोस्टली आपके एक्वेटिक वीड्स कम कंट्रोल होते हैं, बट इससे मैन को और आपका वाटर बॉडी को, और वाटर बॉडी को इनफैक्ट आपकी फ़िश को बहुत नुकसान होता है। बट इन सर्टन सर्कमस्टेंसेज इट बिकम नेसेसरी टू यूज़ द केमिकल्स एज कंट्रोल मेजर्स। जहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर मैकेनिकल कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे केमिकल कंट्रोल ही करना पड़ने वाला है। हर्बिसाइड्स मतलब जो हर्ब को किल करने वाले हैं, मतलब बेसिकली केमिकल्स हम यूज़ करेंगे प्रॉपरली। अब ऐसे कौन से हर्बिसाइड्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, अगेन यहाँ पे दिया गया है, दैट आर 2,4-D, सिमाज़ाइन, सोडियम आर्सेनेट, टेफिसिडेटी, कॉपर सल्फेट। 2,4-D, सिमाज़ाइन, सोडियम आर्सेनेट। सोडियम आर्सेनेट हमने भी अच्छे से पढ़ा है पहले से ही। 2,4-D तो हमारा है ही, टेफिसिडेटी, 2,4-D और सोडियम आर्सेनेट और कॉपर सल्फेट और सिमाज़ाइन, इनमें से आपका जो 2,4-D सोडियम आर्सेनाइट, आपका टेफिसिडेटी, इन तीनों का आप एक तरीके से बहुत अच्छे से लर्न करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे दिखेंगे आपको। बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब बायोलॉजिकल चीज़ें, लिविंग चीज़ों के थ्रू आप एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करेंगे। कैसे एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल करेंगे, तो एक्वेटिक वेजिटेशन कैन बी ऑल्सो कंट्रोल बाय इंट्रोड्यूसिंग हर्बीवोरस स्पीशीज ऑफ फिश, या फिर हर्बीवोरस फिश। हर्बीवोरस फिश मतलब एक ऐसी फिश जो कि हर्ब्स को खाती है। तो हर्ब्स को खाने वाली फ़िश जैसे कि ग्रास कार्प, जो कि ओमनीवरस फिश है, ग्रास कार्प और ओमनीवरस फिश लाइक सिप्रिनस, कार्पियो, टिलिपिया एंड गॉर्मी। ओमनीवरस फिश मतलब बहुत सारी अमाउंट ऑफ वेराइटी ऑफ एक्वेटिक वीड्स को कंज्यूम कर लेती है ऐसी फ़िश। तो ये कौन सी फिशेस है, इनको बोला गया है सिप्रिनस, कार्पियो, टिलिपिया एंड गॉर्मी। ग्रास कार्प जो है बहुत ही इफेक्टिव है कंट्रोलिंग द एक्वेटिक वेजिटेशन के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। इट क्लियर्स ऑलमोस्ट ऑल द एक्वेटिक प्लांट्स विद द एक्सेप्शन फॉर एकोनिया, पिस्टिया, निम्फोइड्स एंड निम्फिया। इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये याद रखना है कि आपके एक्वेटिक वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं बायोलॉजिकल चीज़ों के थ्रू, मतलब लिविंग चीज़ों के थ्रू। तो आपकी कुछ ऐसी फ़िश होती है जो कि हर्ब्स को खाती है, इसलिए इनको बोला जाता है हर्बीवोरस फिश। ये जो हर्बीवोरस फिश है, ये एक ऐसी आइडियल हर्बीवोरस फिश चाहिए जो कि मोस्टली सारे एक्वेटिक वीड्स को खा सके। तो आपकी जो सिप्रिनस, कार्पियो, टिलिपिया एंड गॉर्मी, ये ओमनीवरस फिश है, ये है आपकी आइडियल फिश है। ग्रास कार्प भी बहुत यूज़फुल फिश है।
ग्रास कार्प के बारे में जब आपको यहाँ पे दिखाया है तो आपको बोला गया, दिखाया नहीं, आपको बताया गया है, तो क्या दिया गया है, ये ग्रास कार्प एक बहुत ही अच्छी कार्प है। कार्प मतलब फ़िश है जो कि बहुत सारे एक्वेटिक वेजिटेशन को रिमूव कर देती है, मतलब खा लेती है एंड उसको ख़त्म कर देती है, रिमूव कर देती हैं, सिर्फ कुछ एक्वेटिक वीड्स को छोड़ के, जो कि है इकॉर्निया, पिस्टिया, निम्फर्स एंड निम्फिया। Common carp rolls the bottom mud, resulting into muddy waters and thus prevent the growth of submerged vegetation. तो कॉमन कार्प जो होती है वो रोल करती है बॉटम मड एंड रिजल्टिंग इनटू मडी वाटर्स एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ सबमर्ज वेजिटेशन। तो आपके सबमर्ज वेजिटेशन को ये थोड़ा सा कंट्रोल करती है कॉमन कार्प। टिलिपिया मोसम्बिक्यूस, ये जो है टिलिपिया मोसम्बिक्यूस, ये कंट्रोल करती है पिथोपोरा, जो कि एक अगेन अलगी है, एक टाइप से अलगी की इसमें आती है, जो कि अलगल मैट्स, अलगल ब्लूम्स वगैरह उस कैटेगरी से बिलोंग करती है। एंड अदर फिलामेंटस अलगी, सिल्वर कार्प एंड कॉमन कार्प आर ग्रेट कंज्यूमर्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो टिलिपिया, पिथोपोरा जैसे कि फिलामेंटस अलगी वगैरह हो गया, एंड सिल्वर एंड कॉमन कार्प जो है वो ग्रेट कंज्यूमर है आपके फाइटोप्लैंक्टन और आपके ब्लूम्स एंड स्कम्स अलगी के। इस तरीके से हर एक अलगी का कंजम्पशन वो कौन सी टाइप का क्या कंज्यूम करती है इसके बारे में दिया गया है, और इन सारे मेथड्स के थ्रू आपका एक्वेटिक वीट का कंट्रोल होना बहुत अच्छे से पॉसिबल है। इस तरीके से आपने बहुत सारा पोर्शन आई थिंक आज की वीडियो में कवर किया। 51 मिनट्स हो गए, इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।